नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने गणित की कक्षाएं आरंभ की थी, जिसमें हमने सबसे पहली क्लास में 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। फिर हमने दूसरी क्लास में सरलीकरण, बोर्डमास नियम, घात घातांक वो सारा पढ़ा था। आज हमारी टॉपिक्स वाइज क्लास है, तीसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम और इन पर आधारित प्रमेय। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले आज की हेडिंग है हमारी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड, कैसे इन्हें निकाला जाता है, वो सारी विधि और उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो हमने 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, उनमें हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी बहुत सारी संख्या है। ये सारी की सारी संख्या की थी अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं का और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। कहने का मतलब खुद का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये तो है अभाज्य संख्या है। और फिर हमें क्या करना है? इन्हें तोड़ना है। तो गुणनखंड का मतलब होता है किस संख्या को उससे छोटी संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त करना। छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो ये तो होता है गुणनखंड। और हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। तो किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जैसे देखो कोई संख्या है आपके पास में 6, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3। कोई संख्या जैसे आपके पास में 8, तो 8 को आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो। जैसे आपके पास संख्या कोई 9, तो 3 गुणा 3 लिख सकते हो। ये तो छोटी संख्या थी, तो आसानी से इनको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ दिया। अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या होगी तो आप आसानी से ऐसे उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए अभाज्य गुणनखंड विधि की। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? इस विधि में कि सबसे पहले हम ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें जिस संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं उस संख्या को आप यहाँ पे लिखते हैं। फिर इस तरफ आप क्या करते हैं कि क्रमागत रूप से अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। क्रमागत रूप से अभाज्य संख्याओं का भाग, अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। फिर जो भागफल आता है उसे आप यहाँ लिखते हो। फिर वापस इसमें भाग देते हो अभाज्य संख्याओं का क्रमागत रूप में। अगर सपोज करो आपने यहाँ से भाग दिया 2 का, फिर यहाँ कोई भागफल प्राप्त हुआ और उस भागफल में अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर आप किसका भाग दोगे? 3 का भाग। अगर 3 का नहीं जा रहा है तो फिर 5 का। ऐसे यूं बढ़ते क्रम में भाग देना है। अगर सपोज करो आपने भाग दिया 3 का, फिर यहाँ आएगा तो उसमें 3 या 3 से अधिक का भाग देना है। और वैसे उससे छोटी वाले का भाग जाएगा ही नहीं। अगर जाता है तो आपने जो गुणनखंड किए वो क्या है? गलत है। जैसे आपके पास कोई संख्या है, सपोज करो 150, उसके आपको क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले भाग दोगे आप ऐसे, 2 का भाग, फिर 3 का, फिर 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, ऐसे यूं इस क्रम में आपको भाग देने हैं। तो सबसे पहले आप भाग दोगे इसमें 2 का, तो आप ऐसे ही जांच कर लो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा। हमने पढ़ा है विभाजिता के नियम कि 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनका एक अंक 0, 2, 4 और 8 होता है। तो इस संख्या के एक अंक 0 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 150 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 75 यानी कि 75। अब देखो क्या 75 में 2 का भाग जाएगा?
तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 75 का एक अंक क्या है? 5 है। तो जिनका एक अंक 5 होता है उनमें 2 का भाग नहीं जाता, 2 का केवल उन्हीं में जाएगा जिनके एक अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। वही संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है। तो फिर अब 2 का तो नहीं जाएगा, तो फिर किसका ट्राई करेंगे हम? 3 का। तो क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो 3 का भाग देने के लिए हमने पढ़ा था विभाजिता का नियम। अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये संख्या है 75। तो जोड़ो अंकों को, 7 और 5 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 75 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 2 3 का भाग कितनी बार गया? 3 का भाग 25 बार। फिर देखो क्या 25 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अंकों का योग करके देख लो, और वैसे जाता भी नहीं है। फिर 3 के बाद हमें ट्राई करनी किसकी? 5 की। तो 5 का भाग तो 25 में जाएगा, क्योंकि 5 का भाग जिन संख्या के अंक 0 और 5 होता है तो उनमें 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग दिया 25 में, कितनी बार गया? 5 बार। और 5 में 5 का 1 बार। आपको भाग तब तक देते जाते रहना है तब तक कि यहाँ के क्या ना मिल जाए? 1 ना मिल जाए। अब आपको इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त करना है। तो ये जो सारी संख्या है इनको आप गुणों के रूप में लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये सारे आपके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। किसके? संख्या 150 के। तो ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखो एज इट इज ये दिया है 720 के अभाज्य गुणनखंड है। ये रीट 2011 का सवाल है। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा ऐसा डायग्राम बनाओ, फिर जिस संख्या के गुणनखंड पूछे उसको यहाँ पे लिखो। फिर क्रमागत रूप से अभाज्य संख्याओं के क्या देना है? भाग देना है। तो देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग, देखो इसका एक अंक क्या है? 0 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 720 में 2 का भाग दिया 360 बार, और 360 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 180। फिर 180 में 2 का भाग 90 बार, क्योंकि इन सब का देखो एक अंक क्या है? 0 है, तो जिनका एक अंक 0 होता है उनमें 2 का भाग जाता है। फिर इसमें आपने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 45 बार। फिर 45 में 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि एक अंक क्या है? 5 है। फिर 45 में देखो क्या 3 का जाएगा, तो 5 और 4 9, इसका मतलब इसमें 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 15 बार। 15 में 3 का जाता है, ये 5 बार। अब 5 में 3 का नहीं जाएगा, तो फिर 3 का बाद किसका देंगे? 5 का। तो 5 में 5 का 1 बार। तो जो 720 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, जो कि आपका ऑप्शन है 3 4 और ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो ऐसे सवाल आपके एग्जाम आया है रीट 2013। इसमें दिया है संख्या दे रखी है 840 और इसके पूछे है अभाज्य गुणनखंड। तो भाग दो आप सबसे पहले, एक अंक 0 है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग दिया आपने, कितनी बार गया? 420। इसमें 2 का भाग दिया, फिर 420 में 210। फिर इसमें 2 का भाग दिया आपने तो 105। अब 105 में 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि इनमें तो चला गया, एक अंक क्या था? 0 था। फिर 2 के बाद हम कोशिश करते हैं किसकी? 3 की। तो क्या अंकों का योग 3 से विभाज्य है? तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो 5 और 1 6, तो 6 में 3 का भाग जाता है, तो 105 में भी 3 का भाग जाएगा। तो फिर 105 में 3 का भाग है कितनी बार? 35 बार। अब 35 में 3 का नहीं जाएगा, तो हम किसकी कोशिश करेंगे? 5 की। तो 5 का तो जाएगा, क्योंकि 5 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनका एक अंक क्या होता है? 0 और 5। तो इसका एक अंक 5 है, तो 5 का जाएगा, कितनी बार गया? 7 बार। और 7 में केवल 7 का जाएगा, कितनी बार? 1 बार। तो जो संख्या है 840, उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 7 गुणा 5 फिर 3 और फिर ये है ऑप्शन नंबर बी। और वैसे अगर आपको ये अभाज्य गुणनखंड करने नहीं भी आते ना, तो भी आप ऐसे सवालों को तो आसानी से हल कर सकते हो। आपको इन संख्याओं के क्या करवाना है? गुणा करवाना है, और जो गुणन आएगा ना वो हमेशा उस संख्या के क्या आता है? बराबर आता है। तो ऐसे भी आप ऐसे इन सवालों को हल कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, फिर आपको पूछा है एक संख्या दे रखी है 420। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सबसे पहले ऐसे डायग्राम बनाओ, फिर यहाँ लिखो 420, फिर क्रमागत रूप से अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, क्योंकि एक अंक क्या है? 0 है, तो दिया 2 का भाग 210। फिर इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 105। 105 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, और कितनी बार जाएगा? 35 बार। और 35 में 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, कितनी बार? 7 बार। और 7 में 7 का 1 बार। वैसे जो पिछला सवाल था उसी का ही आगे का रूप है। तो 420 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, जो कि आपका ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी।
और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको ये विधि नहीं आती ना तो भी आप इन संख्याओं का गुणा करवा के हल ज्ञात कर सकते हो। अगला देखो नेक्स्ट। अब ये तो था डायरेक्ट कि भाई अब आपको सीधे पूछे अभाज्य गुणनखंड बताओ। अगला अभाज्य गुणन पर एक बहुत ही शानदार सवाल बनता है, जो डायरेक्ट एक प्रश्न के माध्यम से समझते हो। जैसे आपके पास कोई संख्या है 60, फिर 60 के आप करो अभाज्य गुणनखंड। तो आपने इसके अंदर 2 का भाग दिया 30 बार, 30 में 2 का भाग दिया 15 बार, और 15 में 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा, 5 बार, 5 में 3 का नहीं जाएगा 5 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो आपने देखा कि जो 60 है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 60 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 है। ठीक है, अब ये भी मैंने बताया 2 की घात 2 क्यों हुई, कि गुणा में है, आधार समान है तो घातें जुड़ती है, घातांक के नियम पढ़े थे हमने। ठीक है, फिर इन पर एक प्रश्न आता है, देखो ऐसे प्रश्न आएंगे। कुल अभाज्य विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, 60 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, ऐसा प्रश्न आएगा आपका। 60 के ऐसा आएगा, 60 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। तो 60 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, यानी कि कुल कितने हैं, 3 है। 60 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड 3 है। दूसरा आएगा 60 के कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 60 के कुल अभाज्य गुणनखंड। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये घाते हैं ना इनको जोड़ दो, घातों को जोड़ दो। भाई कुल 2 2 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार है, तो कुल यानी कि 2 2 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। अगला सवाल आएगा 60 के कुल गुणनखंड, भाज्य अभाज्य दोनों, कुल गुणनखंड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी ट्रिक है पूरी पूरी। ये जो घाते हैं ना, इन घातों में 1 जोड़ के सबको आपस में गुणा करवा दो। 2 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, ये घात 2 है, 2 में 1 जोड़ा, 1 में 1 जोड़ा और 1 में 1 जोड़ा, फिर इन सब का करा दो आप गुणन। 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 6, 6 2 12। तो संख्या 60 के जो कुल गुणनखंड होंगे ना वो तो कितने होंगे, 12। इनमें भाज्य अभाज्य दोनों शामिल है। और कुल अभाज्य गुणनखंड 4 है, देखो 2 2 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार है, तो कुल तो कितने हो गए, 4। और विभिन्न जगह भिन्न भिन्न है, तो ये देखो 3 है, 2 है, 3 है और 5 है, तो भिन्न भिन्न कितने हैं, 3 है। और कुल है 4, और कुल अभाज्य गुणनखंड 4 और सारे जो भाज्य और अभाज्य दोनों वो कितने 12 है। एक और बनता है इस पे सवाल, यहाँ पे ले लो, जैसे एक और सवाल है ऐसे ही, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो घाते हैं ना उन घातों को 0 से शुरू करो। 2 की घात 0 + 2 की घात 1 + 2 की घात 2, फिर दूसरी 3 की घात 0 + 3 की घात 1, और फिर 5 की घात 0 + 5 की घात 1, जितनी है वहां तक ले जाओ 0 से शुरू करके, फिर इनका आपस में क्या करवा दो आप, गुणन करवा दो। तो फिर आप देखोगे 2 की घात 0 यानी 1, 2 की घात 1 यानी 2, और 2 की घात 2 यानी 4, 3 की घात 0 मतलब 1, 3 की घात 1 यानी 3, और 5 की घात 0 1 और 5 की घात 1 यानी 5। फिर आप देखोगे 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये हो गया 4 और ये हो गए आपके 6। फिर करवा दो आप गुणन, 28 गुणा 6 मतलब 48, और 4 12 और 4 16। तो इसके जो कुल गुणनखंडों का योग होगा वो कितना होगा, 168 होगा। जैसे इस पर आधारित प्रश्न देखो आप ऐसे, संख्या 60 के कुल अभाज्य गुणनखंड, संख्या 60 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अभी किया था हमने ये संख्या 60, फिर इसके करो आप गुणनखंड 30 2 15, फिर 3 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग दिया 1 बार, तो 60 के गुणनखंड तो ये आ गए, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब कुल पूछा है, विभिन्न पूछा होता तो कितने होते, 3 होते, भिन्न भिन्न, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न तो 3 ही है ये, और कुल पूछा है इसका मतलब इन घातों को जोड़ना है। कुल अभाज्य गुणनखंड यानी कि घातों का योग, तो कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 + 1 + 1 यानी कि 4, जो कि आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन। अगला देखो, 90 के कुल गुणनखंडों की संख्या है।
आपको 90 के कुल चाहे भाजी अभाजी सभी की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं कि उनकी जो घात है ना उनमें एक जोड़ के आपस में घातों का क्या करवा देते हैं, गुणन करवा देते हैं। तो देखो 2 का भाग दिया, 2 का भाग जाएगा क्योंकि के अंक क्या है 0, 45 बार, 45 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 15 बार, 3 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। तो जो 90 के अभाज्य गुणनखंड होंगे ना वो होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 90 बराबर 2 गुणा 2 की घात 1 है, 3 की घात 2 है और 5 की घात 1 है। आधार समान है, इस वजह से घातें जुड़ गई। तो ये तो 90 की क्या है, अभाज्य गुणनखंड। पूछा क्या है, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। और मैंने कहा आप अगर आपको किसी संख्या के कुल गुणनखंड प्राप्त करने हो ना तब आपको क्या करना है, घातों में 1 जोड़ना है और घातों का आपस में गुणा करवा देना है। तो करवाओ गुणा, 1 + 1 2 और ये हो गए 3 और ये हो गए 2, 3 दूआ 6, 6 दूआ 12। तो जो इसके कुल गुणनखंड होंगे ना वो कितने होंगे, 12 होंगे। अगला देखो, हाँ ये तो हो गए सारे कंप्लीट। अब आता है हमारा SCF, जो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं हम, इसे कहा जाता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यानी कि MSP, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है, ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में जाता हो, दी गई सभी संख्याओं में जाता हो, संख्याओं में जाता हो। देखो कैसे, अगर मैं आपको कहूं कि संख्याएं 10, 30 और 40 का SCF होगा, संख्याएं 10, 30 और 40 का SCF होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सब के क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड, और वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड करो, संख्या 10 का, संख्या 30 का और संख्या 40 का। फिर इसके गुणनखंड, इसमें 2 का भाग 5 बार और इसमें 5 का भाग 1 बार, इसमें 2 का भाग 15 बार, अब 15 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार, 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। ये तो हमने सीख लिया अभी। इसमें 2 का भाग 20 बार और इसमें 2 का भाग 10 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। यानी कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 10 के आए 2 गुणा 5 और 30 के क्या आए 2 गुणा 3 गुणा 5। फिर आए हमारा 40 के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें पूछा क्या है, SCF पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो SCF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसी संख्या जो तीनों में आती है, 1 तो 2, अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, 1 5, तो जो तीनों में कॉमन आती है ना उन संख्याओं को लेना है और उनका आपस में करवाना है गुणा। अब आपका कोई 3 यहाँ तो है लेकिन 3 यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, अगर एक में भी नहीं है ना तो भी आपको नहीं लेना है, मतलब तीनों में होना चाहिए। अब 2 यहाँ और है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, अगर यहाँ होते तो फिर हम एक युग्म बना लेते। तो 3 के एक पैर, 2 के एक पैर में से 1 2 उठाया और 5 के एक पैर में से 1 5 उठाया, तो जो SCF होगा वो क्या होगा, 10 होगा। कहने का मतलब 10 वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसका भाग इन सब में जाएगा। 10 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन सभी में जाएगा। तो इस वजह से इनका जो SCF है वो कौन है, 10 है। देखो और देखो प्रश्नों के माध्यम से हम हल करते हैं। जैसे आपके पास में पूछा है संख्याओं 15, 30 और 60 का SCF होगा, तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, 15 का, 30 का और 60 का। तो करो, 15 पे 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर हम किसका देंगे, 3 का। कितनी बार गया, 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। अब इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 15 बार और 15 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। ये तो हमने सीख लिए। और इसमें 2 का जाएगा 30 बार और इसमें 2 का जाएगा 15 बार, 15 में 3 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। तो जो संख्या 15 है, 15 के गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 3 गुणा 5, 30 के गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणा 3 गुणा 5 और जो 60 है, 60 के गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें पूछा है क्या, SCF। तो SCF के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको युग्म बनाना, जोड़ा बनाना है। आप कहोगे 3 यही है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक तो जोड़ा बन गया किसका,
3 का, दूसरा 5 यही है, यह भी है और यहाँ भी है, तो एक जोड़ा बन गया किसका, 5 का। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और यहाँ भी और यहाँ नहीं है, तो जोड़ा नहीं बनेगा। तो आपने जो पैर बनाए हैं उन पैर में से एक अंक उठाना है, ये उठा लिया। फिर इस दूसरे पैर में से एक अंक उठाना है और उन दोनों को आपस में करवा देना है गुणा। तो 5 गुणा 3 कितना हो गए, 15। तो कहने का मतलब 15 एक वो छोटी से छोटी संख्या है जिसका भाग इन सभी में जाएगा। संख्या 15, 30 और 60, 15 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन तीनों में जाएगा। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, आपको संख्या दे रखी है और ये रीट 2011 का सवाल भी है। संख्या 425, तो सबसे पहले 425 के आपको करना है अभाज्य गुणनखंड, और एक दूसरी संख्या है वो क्या है 476, इसके भी क्या करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड। फिर हम उसमें से जो जोड़ा बनाएंगे और जोड़े में से एक एक अंक उठा के उनका गुणा करवा देंगे। तो पहली संख्या 425, अब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका एक अंक क्या है 5 है। 2 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके एक अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं। फिर हम ट्राई करते 3 का, तो 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, उसकी जांच करने के लिए हम अंकों को जोड़ते। तो 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 425 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम 3 के बाद भाग देते हैं 5 का, तो 5 का भाग जाएगा क्योंकि इसके एक अंक क्या है 5 है। तो 5 का भाग किन में जाता है, तो ऐसी संख्या जिनका एक अंक 0 और 5 होता है तो उनमें 5 का भाग जाता है। एक अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा। तो 425 में 5 का भाग गया 8 और इसमें गया 5 बार 85 बार। फिर हम 85 में 5 का भाग जा रहा है तो देखो आप 1 बार और 7 बार, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें खुद कह जाएगा, तो 17 में 17 का 1 बार। तो 425 के तो अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हो गई 5 गुणा 5 गुणा 17। दूसरा है 476, अब 476 में क्या एक अंक 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 बार गया, 3 बार गया और 8 बार गया। इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 1 बार गया, 1 बार गया और 9 बार गया। और इसमें अब किसका जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करते, तो 3 का देने के लिए हमें इनके अंकों को जोड़ना है। तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, क्या 11 में 3 का भाग जाता है नहीं, तो इसमें 119 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम 3 के बाद ट्राई करते 5 की, तो 5 का तो जाएगा नहीं। फिर हम देते किसका 7 का, क्या 7 का इसमें भाग जाएगा, देखो 7 का भाग 1 बार गया और 7 बार गया, 17 बार गया। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 में किसका जाएगा, 17 का ही जाएगा। तो जो 476 है, 476 के हमें गुणनखंड मिल गए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 17। अब जोड़ा बढ़ाओ, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, जोड़ा नहीं बढ़ेगा, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, जोड़ा नहीं बढ़ेगा, 17 यहाँ है और यहाँ भी है, तो 17 का एक जोड़ा बन गया। तो जो एचसीएफ है वो कौन है 17 है। अब दूसरी कोई संख्या है ही नहीं, होती तो हम उसके जोड़े को क्या करवा देते, गुणा करवा देते। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कौन है 17 है। कहने का मतलब 17 एकमात्र वो संख्या सबसे छोटी 17 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 425 और 476 में जाएगा। अगला देखो, फिर ये हमारा हो गया पूरा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। अगला हमारा है एलसीएम के बारे में। एलसीएम जिसे कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसप। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसी संख्या होती है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें, वहां तो क्या था जिसका, यहां आ रहा है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है, दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। कहने का मतलब एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी उसके अंदर जितनी भी संख्या दी हुई होगी ना उनका भाग जाएगा। जैसे आपको मैंने पूछा है संख्याओं 10, 30, 60 का एलसीएम बताओ, संख्याओं 10, 30, 60 का एलसीएम बताओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी के गुणनखंड करने, और वो भी एक साथ, इन सबको एक साथ लिखो 10, 30, 60। ये एलसीएम ज्ञात करने की विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ऐसे ज्ञात करते हैं। फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसके अंदर 2 का भाग दिया, 10 में 2 का भाग गया 5 बार, 30 में 15 बार और 60 में 30 बार। अब इनमें से अगर किसी एक संख्या में भी 2 का भाग जा रहा है ना तो हमें 2 का भाग देना है, और जिनमें नहीं जा रहा है उनको एज इट इज लिखना है। आपका कोई इसमें तो नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, लेकिन 30 में जा रहा है, तो देखो आप 2 का भाग आपने दिया, 2 का भाग इसमें गया 5 बार, इसमें गया 15 बार और इसमें गया 15 बार।
अब इनमें से ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसमें 2 का भाग जाता है, तो अब छोड़ो, 2 के बाद ट्राई करो किसकी, 3 की। आप देखोगे 3 का भाग 5 में तो नहीं जा रहा है, तो एज इट इज उतार दो। 15 में गया 5 बार और 15 में गया 5 बार। अब देखो इनमें से किसी संख्या में 3 का भाग जाता है नहीं ना, तो फिर 3 के बाद हम ट्राई करेंगे किसकी, 5 की। तो दिया 5 का भाग, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार। भाग तब तक देना है जब तक कि यहाँ क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। अब हमें चाहिए क्या, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इन सब का आपस में क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 करवाओ, 2 गुणा 2 4, 4 3 12 और 12.60। तो एलसीएम कौन आया, 60 आया। तो 60 एक वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 10 का भी भाग जाएगा, 30 का भी जाएगा और 60 का भी जाएगा। अब देखो आपके एग्जाम का सवाल एलसीएम पूछा है, संख्याओं से 8 और 3 का एलसीएम होगा। तो अबाजी गुणनखंड विधि से सबसे पहले इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, 6 8 और 3 के। अब 2 का भाग जा रहा है, इसमें से एक में जाता है तो भी हमें देना है। तो 6 में गया 3 बार, 8 में गया 4 बार और इसमें नहीं जा रहा है, तो एज इट इज उतार दो। फिर इनमें से अगर किसी एक संख्या में भी 2 का भाग जाता है तो आपको देना है। अब इसमें जा रहा है तो दो, दिया 2 का भाग, इसमें नहीं जा रहा है तो एज इट इज उतार दो। और इसमें गया 2 बार और इसको एज इट इज 3 बार। अब इसमें भी जा रहा है तो दो वापस, इसमें गया, इसमें दिया 3 तो एज इट इज, 2 में 2 का एक बार और 3 एज इट इज। अब इसमें से किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब हम ट्राई करेंगे किसके बारे में, उसकी अगली अभाज्य संख्या जो कि है 3। तो अब देखो 3 का भाग, 3 में गया एक बार और एक बार, एक तो नहीं जा रहा तो एज एट इज, और इसमें चला गया कितनी बार, एक बार। तो भाग तब तक देना है जब तक कि यहाँ क्या ना मिल जाए, एक एक ना मिल जाए। अब हमें पूछा है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे याद करते हैं, इन जिन अभाज्य संख्या को आपने भाग दिया है उन सब का क्या करवा दो, गुणा करवा दो। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 6 12 24। तो जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24 होगा, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, संख्या दे रखी है 90 60 75 35 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो सबसे पहले क्या करो, आपको आप अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ, 90 60 75 और 35। तो अब इनमें तो 2 का भाग जाएगा क्योंकि क्या है 0, तो दो 2 का भाग 45 बार 30 बार और इनमें नहीं जा रहा है तो एज इट इज लिख दो। अब इनमें भी जाएगा, इसमें जा रहा है तो दो 2 का भाग, 45 में नहीं जा रहा है एज इट इज, 30 में 15 बार और 75 और 35। अब 2 का इनमें से किसी में नहीं जाएगा तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या की कोशिश करो। अगली अभाज्य संख्या कौन है, 3, तो देखो 3 का 45 में 15 बार, 15 में 5 बार, 75 में 25 बार और 35 में नहीं जाएगा, 35 का 35। अगला देखो, क्या इनमें से किसी एक संख्या में भी 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो देखो इसमें दिया 3 का भाग 5 बार, बाकी वालों में नहीं जा रहा है तो उन्हें एज इट इज लिख दो। आप एज इट इज लिख दो, 5 5 और इसमें एज इट इज और 35 को एज इट इज। अब इनमें से किसी में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो अब ट्राई करो उसकी अगली संख्या किसकी, 5 की। तो 5 में 5 का एक बार 5 बार और 7 बार। अब और जा रहा है एक बार 5 का, तो देखो 5 का एक बार और 7 का 7। अब इनमें किसी में 5 का जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर 5 के बाद ट्राई करते हैं किसकी, 7 की। तो 7 का एक बार और एक बार। तो ये जो संख्या है इन सब का अगर आप गुणन करोगे तो आपको कौन मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 करा दो आप गुणा। 2 गुणा 2 4, 4 3 12, 12 गुणा 5 60 गुणा 35। अब करवा दो गुणा, 0 30 3 18 और 3 21, 18 और 3 क्या लिखा मैंने, इनका गुणा करवाना है। एक 3 नहीं लिखा मैंने वहाँ पे, 1 मिनट है ना, 3 नहीं लिखा यहाँ पे। देखो ये 3 है ना, 2 टाइम 2 बार है इसलिए लिखा नहीं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब कराओ दिन का गुणा, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 और 12 गुणा 3 36 और 36 गुणा 5 यानी 180। तो 180 गुणा 7 गुणा 5 करा दो 35। अब इनका करा दो गुणा 0, 35 से कराओ इसको गुणा 0 4 और 54 और 30 56 40 और 56 और 9 63, 56 और 9 63। तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6300, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है नेक्स्ट, हाँ गुणा करो जी।
देखो अब जैसे वहाँ संख्या थी ना, उनका गुणा कर रहे थे हम ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा, ऐसी कोई भी संख्या जैसे 5 गुणा 7, अब इनको आपको करवाना है गुणा, तो कैसे भी करो आपको सही होगा। जैसे आपने कहा मैं शुरुआत करूँगी यहाँ से, तो कराओ। हाँ, 2 गुणा 2 4, अब पीछे इनका गुणा आपको आता है, 3 गुणा 5 15, आता है तो करो, दो नहीं आता तो भले एच डी लिख दो ऐसे, 3 गुणा 5 गुणा 7, आपको ये आया तो आपने ये करवा दिया। फिर आपको ये आता है 4 गुणा 3 12, तो करवा दो 12, पीछे वाले एच डी लिख दो 5 गुणा 7। अब 12 गुणा 5 आपको आता है सरल है 60 गुणा 7, अब 60 गुणा 7 नहीं आ रहा, तो इसमें आपको क्या करना है, जीरो तो आएगा ही आएगा। हाँ, तो फिर ऐसे ही हूँ, ऐसे तो करना आता है आपको। 7 का 0 से गुणा 0, 7 का 6 से गुणा, हाँ संग 42 420, हाँ अब ये गुणा करवाना आपको। तो फिर 5 का गुणा 0 से कराओगे तो क्या आएगा 0, 5 का गुणा 8 से कराओगे तो कितना आएगा 40, 40 का 0 और हंस लगी 4। अब 5 का गुणा कराओगे 1 से तो 5 एकम 5, फिर ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5 और 4 9। अब दूसरे अंक का गुणा गुणा करवाना है, तो इसे आपको छोड़ना है और यहाँ से शुरुआत करनी है, तो करो 3 को 0 से गुणा, 0 आप अगर आपकी संख्या को 0 से गुणा करोगे ना तो 0 ही आएगा, क्या 0 गुणा 3 तो भी 0, 0 गुणा 10 तो भी कितना आएगा 0 आएगा। तो आपने 3 को कराया 0 से गुणा तो क्या हुआ 0, फिर 3 को गुणाना 8 से गुणा, तो 8 3 24, 24 का 4 और हाथ से लगी 2, ये बोल जाओ 2। अब 3 को करवाना आपको 1 से गुणा, 3 एकम 3, जो हाथ से लगी उसको आपको जोड़ना है, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो ये हो गए 5। अब आपको बराबर फिर इन सबको ऐड करना है, जोड़ना है, प्लस 0 के नीचे कोई है नहीं तो 0 का 0, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 4 13, हाथ से लगी 1, 5 और 1 6, तो ये हो गए 63, जो कि आपका हमारा पिछला क्या था आंसर था। अब हमें पूछा एक नया सवाल, तो इस मतलब इस मेथड से आप गुणा कर सकते हो। देखो आगे ये सवाल अगला देखो, अब पूछा है 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः है, आपको बताना इसमें से। ये आपका सवाल है रीड 2013 में। तो सबसे पहले तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, हमने पढ़ा है सबसे पहले 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या में पढ़ा था कि प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है जो कहाँ से शुरू होती है 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो उन संख्याओं को क्या कहा जाता है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो 2 लगातार लेनी है, कौन सी भी ले लो, जैसे आपने लगातार कहा सर मैं तो लूंगा 3 और 4, उनका क्या ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी कि मसप यानी कि एचसीएफ, और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम लसप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मसप, तो मसप ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या कहा दोनों के अलग अलग गुणनखंड करने हैं, 3 का और 4 का। अब 3 में 3 ही का जाएगा और 4 में 2 का जाएगा 2 बार और 2 का गया 1 बार। आप कहोगे सर 3 के तो गुणनखंड कौन है 3 है, और 4 के कौन कौन है 2 गुणा 2 है। अब एक तो हर संख्या के गुणों में होता ही है, 3 गुणा 1 2 गुणा 1, कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। अब इसमें कॉमन आ नहीं रहा है कोई, इस वजह से हमने यहाँ किसको माना ए को माना, और ए को मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होता तो हर संख्या पे है लेकिन इनमें कोई कॉमन आपको युग्म बन ही नहीं रहा है, तो इस वजह से आप युग्म बढ़ेंगे किसका ए का। तो इनका जो एचसीएफ तो आएगा वो क्या आ गया 1 आ गया। फिर हमें इनका निकालना है क्या एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने कहा इन दोनों को साथ में लेकर हम इनके गुणनखंड करते हैं, तो करो गुणनखंड। 2 का भाग 3 में नहीं जाता तो एच डी 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 3 में नहीं गया तो एच डी 2 में गया 1 बार। फिर इनमें किसी में 2 का भाग नहीं जाता तो हम देंगे किसका उसकी अगली अवध संख्या, और जो कि 3 का गया 3 में 1 बार और 1 का 1। तो हमको भाग तब तक देना है जब तक यहाँ क्या ना मिल जाए 1 ना मिल जाए। अब हमें चाहिए कौन एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं इन सबको आपस में गुणा करवा देते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो करवाओ 2 गुणा 2 4 और 2 गुणा 2 तो कितने हो गए 4 गुणा 3, इनका गुणा करवा देना। अब इसका गुणा करवाना है तो इसको एज इट इज लिखो। अब करो इसका गुणा, 4 गुणा 3 कितने हो गए 12, तो जो एलसीएम है वो क्या आ गया 12 आ गया। हमारे ऑप्शन में दिया है कि जो उनका एलसीएम, पहले तो किसकी बात कर रहा है एलसीएम, किन के बराबर होगा उनकी जोड़ के बराबर होगा। क्या जो एलसीएम आया है वो 3 + 4 की जोड़ मतलब 7 के बराबर आया है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है नहीं, पहला उनका गुणनफल और उनका अनुपात, पहला गुणनफल है, वो गुणनफल की है 3 गुणा 4 कितने हो गए 12, और एलसीएम हमारा कितना है 12। लेकिन दूसरा उनका एचसीएफ क्या है, उनका अनुपात है, एचसीएफ तो क्या है 1 1 आया है,
क्या एचसीएफ उनका अनुपात है? अनुपात का मतलब होता है एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे, 3/4। क्या उनका जो एचसीएफ है वो 3/4 के रूप में नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है जो उनका एलसीएम है वो जोड़ के बराबर है, नहीं है। जोड़ तो कितनी होती है? 3 और 4 की 7 होती है, तो ये भी उनकी जोड़ के बराबर नहीं, कट गया। दूसरी संख्या, क्या इनका जो एलसीएम है वो 4 के बराबर है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है उनका गुणनफल, दो एलसीएम गुणनफल के बराबर है। दो दो संख्या हमने मानी 3 और 4, गुणा करो कितने हुए? 12, और जो हमारा एलसीएम है वो क्या है? 12 आया। दूसरा है जो इनका एचसीएफ है वो 1 है, हाँ बराबर, एचसीएफ क्या है? 1 है। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। ऐसे आपको आता है। इन पर आधारित एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहता है? देखो, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रमेय। प्रमेय ये कहता है अगर आप एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करवाते हो ना, तो वो क्या होता है? उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल। जैसे देखो, जैसे हमने सबसे पहले कोई दो संख्या उठा दो, जैसे हमने उठाई एक संख्या 7 और एक संख्या ले ली हमने कौन सी? 21। अब हम निकालें इनका एचसीएफ, तो निकालो एचसीएफ। 7 का एचसीएफ, 7 में 7 का एक बार, और 21 में आप दोगे किसका किसका भाग? 3 का 7 बार, और 7 में 7 का एक बार, यानी कि 7 के गुण आगे 7 और 21 के आ जाएंगे कौन? 3 गुणा 7। तो इनका जो एचसीएफ है वो तो क्या है? 7 है। भाई जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनका हम जोड़ा बनाते हैं, और उस एक जोड़ा है तो एक हो गया, एक से ज्यादा होते तो हम उन्हें गुणनफल के रूप में लिखते हैं। फिर हमें निकालना इनका क्या? एलसीएम। तो निकालो आप एलसीएम, यहाँ निकाल दो एलसीएम। एलसीएम 7 और 21 का एलसीएम, तो दोनों को साथ में रखेंगे, तो रखो। इसमें किसका भाग जाएगा सबसे पहले? 3 का। 3 से पहले तो किसी का जाएगा नहीं, तो 7 में नहीं जा रहा है एज इट इज, और 21 में 7 बार, और 7 में इनका 1 और 1। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का क्या होगा? गुणनफल होगा। तो 3 गुणा 7 यानी कितने हो गए? 21 हो गए। तो अब आप देखोगे कि हमारा एचसीएफ तो कितना है? 7, और एलसीएम कितना है? 21। अब प्रमेय को सिद्ध करो। हमने कहा जो एचसीएफ है वो है 7 गुणा एलसीएम कितना है? 21। इनका जो गुणन होगा वो दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होगा। हमारी संख्या क्या है? 7 और 21। ये तो सीधा ही दिख रहा है। 7 और 21 का गुणन किन के बराबर होगा? 7 और 21 के बराबर होगा। अब इन पर आधारित एक हमारा, ठीक है। फिर जो हमारा जो आगे का पोर्शन है ना, इससे आगे का हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका भाग 2 लेकर आएंगे, उसमें करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। सूर्य नगरी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक्स।